हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। आज हम स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस चैप्टर, जिसमें कि मैं आपको जो नोट्स मैंने बनाए हैं उससे मैं पढ़ाऊंगा आपको। एनसीईआरटी से आपको एक अलग तरह की वीडियोस मिलेंगी जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत मदद करेगी। ये जो नोट्स वाली वीडियो है इससे आप पीजीटी के लिए टीजीटी के लिए पढ़ सकते हैं। नीट में भी अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, टॉपर बनना है, तो आप इससे कवर कर सकते हैं। बाकी नीट के लिए एनसीईआरटी मोर देन इनफ रहती है और बाकी एग्ज़ाम भी जितने भी हैं उनमें भी एनसीईआरटी आ ही जाती है। तो एनसीईआरटी के लिए एक अलग से वीडियो रहेगी जो कि बिल्कुल नीट ओरिएंटेड रहेगी। और यहाँ आपको नोट्स जो है वो मिलेंगे जिसमें कि आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी कुछ जो कि आपको एडवांस बनाने में मदद करेंगी। जैसे कि CUET वगैरह के एग्ज़ाम होंगे तो वहाँ नीट जैसा लेवल नहीं होता है, थोड़ा अलग होता है, यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम होते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जो पीजीटी टीजीटी देंगे वो भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो कोशिश करना, अगर आपको इसकी नोट्स की PDF चाहिए तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम के चैनल पर डाल दूंगा। तो यहाँ से या तो फिर आप नोट्स बनाना शुरू करना ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, और बने बनाए चाहिए तो मैं आपको इसकी PDF सेंड कर दूंगा। तो करते हैं वीडियो को शुरू। चैप्टर है हमारा फोटोसिंथेसिस। तो पहली लाइन से शुरू करते हैं, ठीक है ना। और आज मैं बहुत कोशिश करके आया हूँ, काफ़ी टाइम के बाद मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है, तो भगवान से आशा करता हूँ कि कंटिन्यू रहे, ठीक है। चलिए, तो यार ये टॉपिक हमारा फोटोसिंथेसिस। तो आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस होता ये है कि भाई अगर प्लांट जो है आपके, या फिर जो भी एल्गी से लेकर के प्लांट तक के, या साइनोबैक्टीरिया भी, जो कि आपके लाइट की प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन करते हों, जो प्रोसेस आपका लाइट की प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन का है उसे आप फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो का मतलब है फोटोन्स यानी कि लाइट एनर्जी, और सिंथेसिस का मतलब है टू मेक यानी कि लाइट की प्रेजेंस में कुछ बनाना है, लाइट की प्रेजेंस में फूड बनाना, इसे आप फोटोसिंथेसिस कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया से लेकर के आपके जो ग्रीन प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स तक सभी फोटोसिंथेसिस करते हैं। जहाँ जहाँ क्लोरोफिल ए है वहाँ वहाँ फोटोसिंथेसिस होती है। जबकि बैक्टीरिया जो होते हैं नॉर्मल वाले वो भी आपको फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है। तो वो हम देखेंगे क्या डिफरेंस होता है बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में, या फिर आपका जो हायर प्लांट की फोटोसिंथेसिस है उसमें क्या अंतर होता है। पिगमेंट्स को हम देखेंगे कौन कौन से पिगमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और कैसे कैसे क्या होता है। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले आप देखेंगे मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलता है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है पर बताया नहीं हुआ है क्या है। इसमें ये हुआ कि अगर हम एक प्लांट को ले, उसकी एक पत्ती को हम कार्बन डाइऑक्साइड जो चाहिए होती है पत्ती को, वहाँ पर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में इसको डुबो देते हैं। जिससे क्या होगा कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा, और ये एरिया जिसको पत्ती को CO2 नहीं मिलेगी ड्यू टू KOH, तो उस एरिया में क्या चेक किया, उस एरिया में देखा कि भाई वहाँ हमने स्टार्च के लिए टेस्ट किया और स्टार्च का टेस्ट आएगा निगेटिव। अगर स्टार्च का टेस्ट यहाँ पर निगेटिव आया, इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी फूड बनाने के लिए प्लांट को कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड होती है। क्योंकि हमने क्या किया है, पत्ती का एक हिस्सा जो था वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में डुबो दिया, जिससे क्या हुआ कि भाई आपका जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था उसने कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लिया। और फिर पत्ती को जो है आयोडीन से टेस्ट करते हैं स्टार्च को, तो उसको टेस्ट किया गया लेकिन वो टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया। तो हमें पता लग गया कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी रिक्वायर्ड होती है फूड के बनाने के लिए। तो ये एक्सपेरिमेंट है मोल हाफ एक्सपेरिमेंट। इससे कहीं पूछे तो सवाल बता देना, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि मोल हाफ लिप एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हुआ था, तो आप बताएंगे कि मोल्स हाफ लिप एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो आपकी प्लांट को फूड बनाने के लिए चाहिए होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जोसेफ प्रिस्ले। जोसेफ प्रिस्ले ने क्या किया था, एक मिंट के प्लांट को लिया था। आपको एक्सपेरिमेंट याद भी होगा कि मिंट के प्लांट को लेकर के उन्होंने क्या किया था, एक बेल जार में रख दिया था। उस बेल जार के अंदर उन्होंने फिर एक चूहा रख दिया था और एक मोमबत्ती रख दी थी। पहले उन्होंने एक मोमबत्ती और उसको रख दिया था, क्या बोलते हैं, चूहे को। तो मोमबत्ती जल गई, तो मोमबत्ती के जलने से ऑक्सीजन भी खत्म हो गई थी और उससे फिर चूहा भी मर गया था। मतलब दोनों चीज़ें जो है, यानी कि एक डब्बा था उसके अंदर आपने चूहा भी रख दिया और उसके अंदर आपने मोमबत्ती भी जला दी, तो मोमबत्ती ने सारी O2 ख़त्म कर दी होगी। उसके बाद चूहा जो है वो रेस्पिरेशन की वजह से बेचारा मर गया। ये क्या, फिर इन्होंने इसी डब्बे में क्या किया, एक मोमबत्ती जलाई और एक प्लांट रख दिया मिंट का। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जोसेफ प्रिस्ले ने अपने एक्सपेरिमेंट में किस प्लांट का यूज किया था, तो मिंट प्लांट का यूज किया था। इन्होंने कहा कि भाई मिंट प्लांट जो है वो जो मोमबत्ती के जलने से दूषित हवा हुई थी, मोमबत्ती के जलने से जो इस बॉक्स में जो बेलजार के अंदर जो आपकी हवा ख़राब हुई थी, दूषित हो गई थी, उसको इस प्लांट ने शुद्ध कर दिया। यानी प्लांट कुछ ऐसा करते हैं कि जो एयर, जो फॉल एयर होती है, जो ख़राब एयर होती है, उसको साफ़ कर देते हैं।
तो ये सवाल आता है, पूछते हैं कि जोसेफ प्रिस्टले ने किस पर प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया, तो आपका आंसर होगा मिंट प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया। और इन्होंने साथ ही साथ ये भी स्टेटमेंट आता है कि इन्होंने डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन किया था। और एक आंसर इनका बनता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि प्लांट जो है वो एयर को प्यूरीफाई करते हैं। कब करते हैं, कैसे करते हैं, ये एक अलग बात है, पर इन्होंने कहा भी प्लांट जो है एयर को साफ कर देते हैं। मिंट का प्लांट हमने रख दिया था तो धुआं फिर मरा नहीं है, मोमबत्ती भी जलती रही, मोमबत्ती को जलने में भी ऑक्सीजन चाहिए थी, तो वो काम होता रहा। फिर जैन इंगनोज आए, इंगनोज ने कहा कि भाई ये काम ना लाइट की प्रेजेंस में होता है, जो प्लांट दूषित हवा को शुद्ध करते हैं, तो ये ऐसा कब करते हैं, ऐसा ही लाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं। तो इन्होंने कहा कि लाइट इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस विच प्यूरीफाई द एयर। अब जो भी प्रोसेस होता होगा एयर प्यूरीफाई करने का, उसके लिए क्या चाहिए होती है, लाइट। तो ये एक मेन सा सवाल यहाँ से बनता है कि लाइट इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस, जिसको प्लांट क्या यूज करते हैं, एयर को प्यूरीफाई करने में यूज करते हैं, मानी फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है। ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट प्रोड्यूस O2। फिर इन्होंने देखा कि भाई जो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट था वहीं से इन्हें कुछ बुलबुले निकलते हुए दिखाई दिए, तो इन्होंने कहा कि भाई O2 निकल रही होती है, और वो O2 केवल उसी पार्ट से निकल रही होती है जो आपका वो ग्रीन होता है। तो सीधी सीधी बात हुई कि ग्रीन पार्ट में कुछ ऐसा होता होगा जो कि ऑक्सीजन निकालता होगा। नेक्स्ट आए जूलियस वॉन सेक्स, इन्होंने कहा फूड बनता है। भाई इन्होंने कहा कि इस प्रोसेस में फूड भी बनता है, यानी सीधी सीधी बात है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होती है। ये बताया किसने, जूलियस वॉन सेक्स ने बताया। इन्होंने कहा प्लांट प्रोड्यूस ग्लूकोज फ्रॉम द ग्रीन पार्ट ऑफ द पार्ट, जो ग्रीन पार्ट है जहाँ O2 निकल रही होती है, उस ग्रीन पार्ट में फूड की सिंथेसिस होती है। वो फूड फिर प्लांट जो है स्टार्च की फॉर्म में रख लेता है। तो ये बात कहानी किसने बताई, जूलियस वॉन सेक्स ने। तो इनका नाम दो बार आएगा, एक बार हाइड्रोपोनिक्स में भी इनका नाम आता है और यहाँ भी इनका नाम आता है, तो इसे ध्यान रखना थोड़ा सा। फिर ये कह रहे कि वो जो फूड बनता है वो आपका स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट है 3 एक्सपेरिमेंट शोड, 3 एक्सपेरिमेंट हैं कि भाई O2 इज कंट्रीब्यूटेड बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो बात ये है, देखो भाई वॉन नील वगैरह जो थे, इन्होंने सल्फर बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इन्होंने सल्फर बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट करके कहा कि भाई फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है उसमें हाइड्रोजन जो डोनर चाहिए होता है। अब जो सल्फर बैक्टीरिया थे वो हाइड्रोजन डोनर की फॉर्म में हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज कर रहे थे। तो ऐसे में अगर ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो भाई सल्फर बाहर निकलेगी, ठीक है ना। और अगर कोई वाटर का यूज करता है, मान लो वाटर का यूज होता है, तो वाटर के यूज में क्या होगा, वाटर से हाइड्रोजन निकलेगी, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे, जैसे रॉबर्ट हिल ने स्टेलेरिया मीडिया पर एक्सपेरिमेंट किया था, रूबेन कैमन ने ऑक्सीजन को जो है रेडियोएक्टिव कर लिया था, O18 बना लिया था क्लोरेला पर एक्सपेरिमेंट करके। फाइनली रूबेन कैमन जो थे इन्होंने प्रूव कर दिया था कि भाई द ऑक्सीजन इज कमिंग आउट फ्रॉम द प्लांट इज कमिंग फ्रॉम द वाटर, यानी वाटर से वो ऑक्सीजन आती है जो प्लांट छोड़ते होते हैं। और हाइड्रोजन डोनर की तरह, इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह प्लांट जिसको यूज करते हैं वो वाटर होता है, ना कि कोई अन्य इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और वॉन नील ने बताया था कि भाई सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं वो हाइड्रोजन डोनर की तरह किसे यूज करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते होते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन निकलते हैं और सल्फर बाहर निकलती होती है, ठीक है ना। चलिए आगे थोड़ा थोड़ा और देखते हैं वॉन नील ने क्या किया था। वॉन नील ने, देखो ये रिएक्शन इसमें दिखाया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड से मिल करके यहाँ ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होंगे आपके, थायोबैसिलस वगैरह, थायोबैसिलस कह रहा हूँ, ग्रीन, हाँ थायोबैसिलस ही होगा। तो उसमें क्या होगा कि ये कार्बोहाइड्रेट बना होगा और सल्फर बाहर निकली होगी और वाटर निकलता है इस रिएक्शन में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सल्फर निकल रही है, यानी हाइड्रोजन छूटी है और ये हाइड्रोजन छूट करके गई है, समझने, फूड बनाने के लिए। फिर नीचे प्लांट में क्या होता है, प्लांट में वाटर से हाइड्रोजन निकलती है और जो ऑक्सीजन बाहर आई होती है कहाँ से आई होती है, वाटर की आई होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कई बार लिखा हुआ है ऐसा कि भाई, एक बार मेरे से गलत हुआ था एक सवाल, मैंने पढ़ा भी नहीं था, तो उसमें ऐसा आया था कि भाई द ऑक्सीजन इज इन, तो ग्लूकोज वाली ऑक्सीजन पूछी थी और मैंने सवाल नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा द ऑक्सीजन इन, तो मैंने देखा भी वो तो वाटर होगा। तो ध्यान रखना, अगर कार्बोहाइड्रेट की ऑक्सीजन पूछी गई तो ये भाई साहब आई होती है CO2 वाली, और अगर एटमॉस्फेयर में पूछी होती है तो ये आई होती है वाटर वाली। तो ये रूबेन कैमन वगैरह ने फाइनली ऑक्सीजन 18 का यूज करके, रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऑक्सीजन का यूज करके बता दिया था कि भाई वो ऑक्सीजन जो आ रही है बाहर वो कहाँ से आ रही है, वाटर से आ रही है। चलिए नेक्स्ट है ब्लू ग्रीन एल्गी परफॉर्म ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, जैसे कि स्पायरुलिना, आपका ये सिंगल सेल प्रोटीन भी होता है, तो इनमें भी क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है।
नेक्स्ट है रॉबर्ट हिल। रॉबर्ट हिल का एक्सपेरिमेंट था भाई। रॉबर्ट हिल ने पता क्या किया था? रॉबर्ट हिल ने क्या किया कि एक स्टेलेरिया मीडिया का प्लांट था। ये सवाल है कुछ मैं जो बोल रहा हूँ। स्टेलेरिया मीडिया के प्लांट से इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्लोरोप्लास्ट निकाल करके एक सॉल्यूशन में ले लिया और ये चेक करना चाहते थे कि भाई जो है क्या वाटर टूटता है, ठीक है, क्या ऐसा होता है। तो इन्होंने क्या किया, उसमें से निकाल लिया क्लोरोप्लास्ट तो सॉल्यूशन में ले लिया। अब सॉल्यूशन में प्रॉब्लम ये थी, मान लो वाटर का हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसको कौन पकड़ेगा? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में नेचुरल में तो ये होता है कि भाई NADP होता है, NADP इलेक्ट्रॉन भी ले लेता है और वाटर के हाइड्रोजन भी ले लेता है। लेकिन रॉबर्ट हिल के एक्सपेरिमेंट में बाहर जब एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है तो वहाँ NADP तो था नहीं। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या किया, जो स्टेलेरिया प्लांट का क्लोरोप्लास्ट इन्होंने आइसोलेट किया था उसको जब एक सॉल्यूशन में लिया तो उस सॉल्यूशन में इन्होंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह किसका यूज किया? ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके पेपर में ना, तो या फिर ऐसे पूछते हैं हिल रिएजेंट्स क्या होते हैं। तो हिल के एक्सपेरिमेंट से केवल एक ही क्वेश्चन आएगा कि हिल रिएजेंट्स क्या होते हैं। तो आप ध्यान रखना, हिल रिएजेंट्स में बेंजोक्विनोन, क्रोमेट्स और फेरिसाइनेट्स होते हैं। तो डायरेक्ट ज़्यादातर सवाल जो है मैंने देखा ऑप्शंस में फेरिसाइनेट होता है, क्योंकि आपको पता है वाटर टूटेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, हाइड्रोजन निकलेगी, तो भाई कौन पकड़ेगा? NADP तो सॉल्यूशन में नहीं आई क्योंकि क्लोरोप्लास्ट आइसोलेट करके रखा हुआ है, NADP थे नहीं। तो ये हिल रिएजेंट सॉल्यूशन में लेने पड़े थे, वरना pH खराब हो जाती और वो प्रोसेस उनका हो ना पाता जो वो चेक करना चाहते थे, ठीक है, कि ऑक्सीजन बाहर आ रही है नहीं आ रही है। तो भाई ये सवाल इसमें से हिल के एक्सपेरिमेंट से यही क्वेश्चन है जो आपको बनेगा कि हिल रिएजेंट्स क्या होते हैं। ध्यान रखना, बेंजोक्विनोन्स होते हैं, क्रोमेट्स होते हैं, फेरिसाइनेट्स होते हैं। नेक्स्ट एक डाई है, डाइक्लोरोफिनॉल, इंडोफिनॉल डाई होती है। ये अगर ऑक्सीडाइज फॉर्म में होती है तो ये ब्लू होती है, और अगर मान लो इसके इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो ये रिड्यूस होकर कलरलेस हो जाते हैं। तो इससे भी टेस्ट कर सकते थे कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये चेक कर लेते हैं इससे, ठीक है। नेक्स्ट है नेचुरल ऑक्सीडेंट NADP। तो भाई प्लांट के अंदर तो नेचुरल जो होता है वो NADP होता है, लेकिन भाई NADP तो बाहर सॉल्यूशन में हो ना पाता, ये बात थी। नेक्स्ट है रूबेन कैमन। तो ये मैं आपको बता रहा था कि रूबेन कैमन ने फाइनली प्रूव कर दिया था कि भाई जो ऑक्सीजन आ रही होती है वो वाटर से आ रही होती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये सवाल आएगा पेपर में, यहाँ से पूछते हैं कि भाई रूबेन कैमन ने कौन सा आइसोटोप लिया था ऑक्सीजन का। और बहुत ज़्यादा बढ़िया सवाल होगा भाई, ध्यान रखना, O18 लिया था। और रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक से इन्होंने बता दिया था कि भाई ऑक्सीजन जो छूट रही होती है वो कहाँ से आ रही होती है, वो आपकी वाटर से आ रही होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। यही सवाल है, शायद से नाम तो ना भी पूछा जाए या फिर पूछा जाए तो बता देना। चलिए जी, नेक्स्ट चलते हैं मेन जो पार्ट है हमारा उस पर, फोटोसिंथेसिस की साइट पर, कि फोटोसिंथेसिस की साइट क्या होती है। तो भाई फोटोसिंथेसिस की साइट है हायर प्लांट्स की अगर बात करते हैं तो एल्गी में क्लोरोप्लास्ट की शेप ये वाली नहीं होती, वहाँ ग्रेनम नहीं होती, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होते हैं। थैलेकॉइड्स होती हैं बशर्ते स्ट्रोमा होता है, लेकिन ये वाला डिस्क शेप का नहीं होता है। हायर प्लांट्स में ऐसा मिलता होता है, तो हम इसमें देख रहे होते हैं। यानी ध्यान रखना, क्लोरोप्लास्ट में चल रही होती है फोटोसिंथेसिस, और उसमें दो पार्ट हैं। छोटी सी बात है इसमें कि भाई एक पार्ट होता है थैलेकॉइड्स होती हैं जो कि आपकी सेक लाइक, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो थैलेकॉइड्स आपकी मिल के जुड़ के एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसमें 40 से 50 तक थैलेकॉइड आ जाती हैं। उसे आप ग्रेनम कहते हैं, ग्रेना कहते हैं, सिंगुलर प्लूरल में ग्रेनम कहते हैं। तो वह ग्रेनम्स होती हैं। फिर ग्रेनम जो है आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। एक दूसरे से जुड़ने के लिए ग्रेनम जो है वो स्ट्रोमा लैमेली से जुड़ी होती है। स्ट्रोमा लैमेली को फ्रेट चैनल कहा जाता है। कई बार आपको सवाल मिलेगा कि फ्रेट चैनल, फ्रेट लैमिला क्या होती है, तो ध्यान रखना, फ्रेट लैमिला, फ्रेट चैनल जो है वो आपका ग्रेनम होती है। ये होती है, क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रोमा लैमेली, जो दो ग्रेनम को जोड़ने का काम करती होती है, ठीक है। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। बाकी तो ये बच्चों वाली बात है, ठीक है। बाकी हमें इसमें से जानना भी नहीं कुछ, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन से कुछ नहीं करना। अंदर इसके जो भरा हुआ फ्लूइड होता है वो होता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में आपकी डार्क रिएक्शन चलेगी, आप आगे चलकर देखोगे। और जो आपका थैलेकॉइड्स है वहाँ आपकी लाइट रिएक्शन चलेगी, ये भी आप आगे करके देखोगे, ठीक है ना। लाइट रिएक्शन चलेगी कहाँ पर, थैलेकॉइड में चलेगी, डार्क रिएक्शन चलेगी स्ट्रोमा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है थैलेकॉइड्स और स्ट्रोमा। यहाँ लिखा है थैलेकॉइड्स में जो है एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। सीधी सीधी बात ये है कि भाई जहाँ थैलेकॉइड होती है बेटा, उसी थैलेकॉइड में ही आपका क्या होता है, लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले पिगमेंट होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल वगैरह होते हैं, कैरोटिनॉइड्स होते हैं। तो भाई लाइट को, एनर्जी को यूज कौन करेगा, थैलेकॉइड ही करेगी, ये भी सीधी सीधी बात है। और जो इंजाइम्स होते हैं जो कि आपके फूड यानी कार्बन के फिक्सेशन में मदद करते हैं, जैसे कि रुबिस्को, वो आपका स्ट्रोमा में पाया जाता है, ठीक है। लाइट रिएक्शन जहाँ चलती है वो कहाँ होती है, थैलेकॉइड में होती है। और लाइट रिएक्शन की जो प्रोडक्ट बनती हैं वो क्या बनती हैं, ATP और NADPH2 बनते हैं।
फिर एटीपी और NADPH2 को प्रयोग में जो लाया जाता है वो कहाँ लाया जाएगा, स्ट्रोमा में लाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। जो मेन चीज़ है हमारी जिसकी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा है कि भाई आपका जो स्ट्रोमा होता है उसके अंदर थैलेकॉइड्स होती हैं, थैलेकॉइड ने मिल मिल के ग्रैनम बनाई होती है। तो ग्रैनम की जो मेम्ब्रेन, जो थैलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं उनके साथ में जुड़े हुए आपके पिगमेंट्स पाए जाते हैं थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में। मान लो भी थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, ये ऐसे बना देता हूँ छोटी सी, मान लो ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है और इस थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर ये बाइलेयर ऑफ लिपिड है। इस बाइलेयर ऑफ लिपिड में कुछ प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो मेन बात यही आपको ध्यान रखनी है कि इन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस के साथ में ही जुड़ा हुआ पिगमेंट सिस्टम होता है। बहुत सारे पिगमेंट जो है आपके एक सिस्टम की फॉर्म में मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के साथ मिल करके, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स के साथ मिल करके कॉम्प्लेक्स बनाए होते हैं। ठीक है ना, तो वही कॉम्प्लेक्स हम आगे चल के पढ़ेंगे कैसे लाइट रिएक्शन में मदद करते होते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है मेम्ब्रेन जो बाइलेयर होती है, उस बाइलेयर की जो प्रोटीन होती हैं, कुछ लिपिड भी होते हैं इन्वॉल्व, जहाँ जहाँ कैरोटिनॉइड्स है, क्योंकि फैट सॉल्यूबल है तो फैट से कनेक्ट रहते हैं। क्लोरोफिल वगैरह जो पिगमेंट दूसरे होते हैं, फाइकोबिलिन्स वगैरह, दे आर अटैच विद द प्रोटीन्स। तो मेन जो बात है, फोटोसिस्टम जो पूरा होता है वो प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स होता है जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं और थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में मिलता होता है। ठीक है, तो अभी देखना है कौन कौन से पिगमेंट यहाँ पर मिलते हैं, फिर देखेंगे अरेंजमेंट कैसे होता है, आगे चलेंगे। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर कि भाई आपका अरे छोटा हो जा भाई, कैसे छोटा नहीं हो रहा है, क्या हो गया भाई, गुस्सा हो गया क्या? अच्छा लोग लग गया, सॉरी। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो भाई सबसे पहला पिगमेंट आपका है क्लोरोफिल, मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का ही भाई मेन काम होता है। फिर टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल होते हैं, तो ज़्यादातर जो मेन पिगमेंट है हमेशा हर जगह जहाँ फोटोसिंथेसिस होती है हर जगह मिलता है, वो आपका क्लोरोफिल ए होता है। तो क्लोरोफिल फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल सक्सिनिल कोएंजाइम एंड ग्लाइसिन इज रिक्वायर्ड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट, ये बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स में आपको मिलेगा कि क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए होता है। तो क्रैब्स साइकिल में आप अगर जाओगे तो क्रैब्स साइकिल में आपको एक पॉइंट पर सक्सिनिल कोएंजाइम ए मिल जाता है। सक्सिनिल कोएंजाइम ए जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से आपका क्या बनता है, सक्सिनिल कोएंजाइम ए बनता है, तो वहाँ सक्सिनिल कोएंजाइम ए से पाथवे स्टार्ट होता है, तो उस पाथवे से आपका क्लोरोफिल की सिंथेसिस होती है। एंड ग्लाइसिन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो ये ध्यान रखना, ये सवाल है, पूछा जाता है, बढ़िया। नेक्स्ट है क्लोरोफिल ए। सवाल ये है कि यूनिवर्सल पिगमेंट कौन सा होता है, आपका आंसर है यूनिवर्सल पिगमेंट जो है वो क्लोरोफिल ए होता है। प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा होता है, वो आपका क्लोरोफिल ए होता है। इसका फॉर्मूला है C55H72O5N4Mg। तो ये डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ लेते हैं कई बार, या फिर क्लोरोफिल बी का क्लोरोफिल ए का दोनों का फॉर्मूला मिला के पूछ लेते हैं, ऐसा करते हैं। मतलब दोनों का फॉर्मूला पूछ लेते हैं या एक का पूछ लेते हैं, या फिर ए और बी में डिफरेंस पूछते हैं। ये एक बढ़िया सवाल है, जो ए क्लोरोफिल और बी में डिफरेंस पूछा जाता है, ये एक बेस्ट सवाल है, बस ध्यान रखना है बात, मतलब ये पूछा ही जाता है। कह रहे C55 और H72O5N4Mg, मोलिकुलर वेट इसका 893 होता है। ये पहले आते थे सवाल में भी, आजकल तो ना आए, फिर भी आप देख लेना। टैडपोल जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसकी अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको मिलेगा चार पायरोल जो होते हैं। टेट्रा पायरोल इसका हेड होता है, सेंटर में मैग्नीशियम होता है। टेट्रा पायरोल हेड को आप जो है पोरफायरिन रिंग भी कहते हैं, और एक फाइटोल की हाइड्रोकार्बन की टेल होती है लगी हुई। ठीक है ना, तो और एक खास बात जो होती है वो ये होती है कि अगर आप क्लोरोफिल ए में जाओगे तो क्लोरोफिल ए में जो आपका सेकंड पायरोल होगा, सेकंड पायरोल से आपका CH3 लगा होता है। ठीक है, ये एक बढ़िया सवाल है। तो बढ़िया सवाल मतलब यही है कि सेकंड पायरोल के साथ में मिथाइल ग्रुप लगा रहता है। अगर आप क्लोरोफिल बी में जाओगे तो सेकंड पायरोल के साथ एल्डिहाइड लगा होगा, CHO लगा होगा, मिथाइल ग्रुप नहीं लगा होगा। ये सवाल आपका क्रिएट होगा यहाँ से, इसे ध्यान रखना जरूर। ठीक है ना बात। तो उसको हेड को क्या कहते हैं, पोरफायरिन रिंग कहते हैं। 4 पायरोल के रिंग होते हैं, क्लोज टेट्रापायरोल रिंग होता है, तो इसका नाम यही है, इसे ध्यान रखना। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है आपका टेल। तो टेल फाइटोल की बनी होती है, इसका फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये फाइटोल टेल को बनाने के लिए आपको मैं बता दूं, आइसोप्रीन जो होती है आपकी आइसोप्रीन यूनिट, उनका काम होता है, मतलब आइसोप्रीन बनाती है फाइटोल टेल को। ठीक है ना, तो वो बायोमोलिक्यूल में मैं आपको बता दूंगा कि आइसोप्रीन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नीशियम इज कनेक्टेड बाय
2 कोवेलेंट एंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। सेंटर में जो आपका जुड़ा होता है मैग्नीशियम आयन वो आपका 2 कोवेलेंट और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा होता है। क्लोरोफिल में 5 रिंग्स होते हैं, ये सवाल आते हैं। एक सेंट्रल रिंग होता है, 4 वैसे होते हैं। क्लोरोफिल ए और बी में डिफरेंस आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। क्लोरोफिल ए जो है वो ब्लूइश कलर का होता है, ये सवाल है, ब्लूइश ग्रीन होता है। वेट 893 होता है। पेट्रोल ईथर में सोल्यूबल होता है। ये एक सवाल है, ये वाला मिथाइल ग्रुप लगा होता है, ठीक है, सेकंड पायरोल से। और यहाँ जो आओगे वो आपका लगा रहेगा एल्डिहाइड ग्रुप। दोनों में फ़र्क है। और ये मिथाइल अल्कोहल में डिजोल्व होता है, वो पेट्रोलियम ईथर में डिजोल्व होता है, बी। इसका कलर येलोइश ग्रीन होता है। फॉर्मूला में आपका केवल CH2 और CH3 का ही अंतर होगा, आप कैलकुलेट करके देख लोगे। C50 H70 हो गया, वहाँ H72 था, तो 2 हाइड्रोजन कम हो गए, वो हमें दिख ही रहा है। सीधा सीधा बात यह है कि मिथाइल ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप का ही अंतर होता है, दोनों की स्ट्रक्चर में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है 903। तो ये आपका क्लोरोफिल ए एंड बी। तो मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए होता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आप याद रखने की कोशिश करना, ठीक है। देखो नेक्स्ट है डिफरेंस देखेंगे क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और फियोफाइटिन में। मतलब क्लोरोफिल सी डी का सवाल मेरे ख्याल से तो आता नहीं है, और फियोफाइटिन का एक सवाल आ जाता है कभी कभी। फियोफाइटिन के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी आगे इसकी रिक्वायरमेंट भी है। फियोफाइटिन के बारे में क्या क्या, मतलब जरा सा पॉइंट है इसका, आएगा आगे चल के। तो क्लोरोफिल सी देख लो है कि आपको कहाँ मिलेगा, ये सवाल है, क्योंकि डायटम्स कोर्स में होते हैं। तो सी जो है डायटम्स में मिलता है। याद करो, आपको क्लोरोफिल जो ब्राउन एल्गी होता है उसमें आपको क्लोरोफिल सी मिलेगा, ज़रूर ध्यान रखना। तो डायनोफ्लाइलेट्स में मिलता है, डायटम्स में मिलता है, ब्राउन एल्गी। ये सवाल जो मेन है वो ब्राउन एल्गी का रहेगा, ध्यान रखना। ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल सी आता है, ये पूछा जाएगा, ठीक है। हेड सिमिलर टू द क्लोरोफिल ए, टेल एब्सेंट होती है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। फॉर्मूला आप याद कर लेना, कोशिश करना, C35 होता है, उसी से आ जाएगा। एक ही ऑप्शन होगा C35 वाला, वही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्लोरोफिल डी, तो रेड एल्गी में मिलता है, यही सवाल इसका बनेगा, बाकी कोई क्वेश्चन इसका बनेगा नहीं। ई भी होता है, वोचेरिया में पाया जाता है, तो हमने यहाँ बताया नहीं है, उसके बारे में सवाल कुछ आते नहीं है। फियोफाइटिन है भैया, इसकी बात है। फियोफाइटिन इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। जब आपका फोटो सिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो सबसे पहले फियोफाइटिन के पास पहुंचता है। तो फियोफाइटिन एक ऐसा क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है जिसमें मैग्नीशियम नहीं होता, एंड दिस इज द क्वेश्चन ओनली, ध्यान रखना। फियोफाइटिन एक ऐसा क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है जिसमें आपका मैग्नीशियम नहीं होता है, जिसमें आपका उसको रिप्लेस कर देता है हाइड्रोजन, एंड दिस इज द मेन क्वेश्चन हियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको, आगे पूछूंगा। नेक्स्ट पिगमेंट है आपके कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड आपके येलो ऑरेंज कलर के होते हैं, लिपिड सॉल्युबल होते हैं। इसका मेन सवाल जो बनता है वो ये बनता है, क्योंकि क्लोरोफिल जो होते हैं प्रोटीन से जुड़े होते हैं, दे आर लिपिड सॉल्युबल, हमेशा पूछा जाता है। इनमें से कौन फैट सॉल्युबल पिगमेंट है, आंसर होता है कैरोटिनॉइड्स। टर्पीन्स होते हैं, टर्पीन्स आपको पता ही है, आइसोप्रीन्स के बने होते हैं। टर्पीन आपको याद होगा, या नहीं याद होगा तो बायोमोलिक्यूल से देख लेंगे। टर्पीन्स होते हैं, 40 कार्बन का बना होता है, तो लगभग 8 टर्पीन्स मेरे ख्याल से इसको बनाने में मदद करती होंगी, 8 आइसोप्रीन्स। नेक्स्ट है कैरोटीन और जेंथोविल में क्या अंतर है। कैरोटीन जैसे कि आपका C40 या H56 मान लो कैरोटीन है, तो भैया इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि अगर ऑक्सीजनेटेड कैरोटीन है, मान लो कैरोटीन में ऑक्सीजन जोड़ दोगे ना, तो वो क्या बन जाएगा, जेंथोविल बन जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी आता है, ऑक्सीजनेटेड कैरोटीन को क्या कहते हैं, तो आंसर होता है जेंथोफिल, ठीक है ना। और यही एक मेन अंतर होता है। बाकी कैरोटीन के थोड़े इंपॉर्टेंट से कार्य हैं जो कि आप देखोगे। सबसे पहली बात है, कैरोटीन आपका ऑरेंज होता है, जेंथोविल आपका येलो। सोल्यूबल होता है CH2 में, ये आपका CH2 में सोल्यूबल थोड़ा बहुत होता है। यहाँ फॉर्मूला है C40 H56, और बस मेन सवाल यही है, इसमें आपको ऑक्सीजन लगेगी, तो ये इस ऑक्सीजन की वजह से अलग अलग टाइप के जेंथोफिल होते हैं भाई। डिफरेंट की शेड्स आती हैं, ग्रे, ओलिव ग्रे, ग्रीन, इस तरह की, डार्क ग्रीन, डार्क ब्राउन, तो वो इस ऑक्सीजन की वजह से आती होती है, ऑक्सीजनेशन की वजह से आती हैं, ठीक है। एब्जॉर्ब वेवलेंथ और 400 से 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ को लेता होता है, ये इससे बिलो या अबो लेते हैं। एग्जाम्पल है बीटा कैरोटीन, यहाँ है ल्यूटिन और जियाजेंथिन, और भी तरह के एग्जाम्पल हो सकते हैं। मेन आपका फ्यूकोजेंथिन आपको पता होगा, फ्यूकोजेंथिन एक जेंथोफिल होता है ब्राउन कलर का। जो लाइकोपीन होता है टोमेटो में, वो भी आपका क्या होता है, एक कैरोटीन होता है, ठीक है ना। लाइकोपीन जो टोमेटो में होता है वो भी कैरोटीन होता है। ये सवाल आ जाता है कभी कभी कि कैरोटीन, लाइकोपीन इज ए कैरोटीन, तो हाँ जी बिल्कुल, लाइकोपीन एक कैरोटीन होता है। नेक्स्ट है नोट, ये नोट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको जरूर ध्यान रखना। कैरोटिनॉइड इज द फोटोपिगमेंट विच कन्वर्ट नेसेंट ऑक्सीजन टू द मॉलिक्यूलर रोटोर। ये इनका इतना इंपॉर्टेंट काम है, जब आपका फोटोसिंथेसिस होती है तो ऑक्सीजन निकलती है, पता होगा लाइट रिएक्शन में निकलेगी वो,
तो वो जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है उसको ये बदल के O2 मॉलिक्यूलर कर देता है। वरना भाई पता क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है ना वो फोटो ऑक्सीडेशन कर देती है, क्लोरोफिल को ख़राब कर देती है। यानी सीधी सीधी बात है, कैरोटीनॉइड जो होते हैं वो आपके क्लोरोफिल को फोटो ऑक्सीडेशन से बचा रहे होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल बनेगा कि फोटो ऑक्सीडेशन से कौन बचाता है। कैरोटीनॉइड का ये काम है कि वो उसको जोड़ करके मॉलिक्यूलर कर देते हैं ऑक्सीजन को, नेसेंट ऑक्सीजन को। कैरोटीनॉइड एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फ्रॉम अदर वेवलेंथ्स एंड ट्रांसफर टू द क्लोरोफिल। ये आप आगे चलकर देखोगे कैसे कैरोटीनॉइड अपनी एनर्जी को रेजोनेंस ट्रांसफ़र करके आगे भेजते होते हैं, ये आगे की बात है। और ये फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। मेन सवाल ये दोनों हैं, मेन सवाल तो यही है एक ही कि कैरोटीनॉइड जो कैरोटीन होते हैं वो आपका फोटो ऑक्सीडेशन से बचा रहे होते हैं क्लोरोफिल ए को, ठीक है ना। ये एक सवाल बनेगा, बढ़िया सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉन एपॉक्सी कैरोटीनॉइड है और ये एपॉक्सी कैरोटीनॉइड है। ऑक्सीजन फ्री रेडिकल को जोड़ करके दिन में क्या बनाते हैं, एपॉक्सी कैरोटीनॉइड बना लेते हैं, ठीक है। रात में उसका उल्टा कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट पिगमेंट जो कि फाइकोबिलिन्स हैं आपके। फाइकोबिलिन्स आपके प्रोटीन वाले होते हैं। प्रोटीन इसमें मेन पॉइंट रहेगा कि भाई प्रोटीन होती है इन पिगमेंट्स में, ठीक है। तो दीज आर प्रोटीन्स, सिंपल बात यही है कि दे आर बिली प्रोटीन्स इनको कहते हैं। प्रेजेंट इन रेड एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, दो जगह पाए जाते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी में अगर होते हैं तो इनके लिए सी लगाते हैं, है ना, और अगर रेड एल्गी में होते हैं तो आर लगा लेते हैं। जैसे कि ब्लू कलर के होते हैं एलो फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन, तो सी फाइकोसाइनिन लगाओगे तो वो साइनोबैक्टीरिया का होगा, और आर लगाओगे तो वो रेड एल्गी में लगा देते हैं। रेड में होता है फाइकोएरिथ्रिन, उसमें आर फाइकोएरिथ्रिन होता है। तो ये फाइकोसाइनिन ब्लू कलर का है, फाइकोएरिथ्रिन रेड कलर का होता है। 4 पायरोल रिंग होते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर में लगे होते हैं। इसमें भी टेट्रा पायरोल है लेकिन रिंग नहीं बनाया हुआ है, ओपन चेन है, रिंग नहीं बनाया हुआ है, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। 4 टेट्रा पायरोल हैं, रिंग में नहीं होते हैं, ओपन चेन होते हैं। मैग्नीशियम इसमें एब्सेंट होता है, टेल एब्सेंट होती है, वाटर सॉल्यूबल हैं, हीट लेबाइल हैं। मेन सवाल यहाँ से ये पूछते हैं इनमें से कौन वाटर सॉल्यूबल पिगमेंट है। आंसर है फाइकोसाइन, आंसर है फाइकोएरिथ्रिन, आंसर है फाइकोबिलिन्स एंड दे आर बिली प्रोटीन्स। पिगमेंट्स फाइकोबिलिन्स प्लस प्रोटीन्स मिला के बनाते हैं फाइकोबिली प्रोटीन, और मेनली ये इसकी फॉर्म में पाए जाते हैं। ये आपके एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, लाइट एब्जॉर्ब करके, एनर्जी एब्जॉर्ब करके आगे भेज रहे होते हैं, क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। इन बेचारों का यही काम होता है। नेक्स्ट है जी, लोअर द मॉलिक्यूलर वेट हायर डिस्पोजिशन ऑन क्रोमेटोग्राफी पेपर। आपको बता दें कि अगर आप पिगमेंट्स की क्रोमेटोग्राफी करेंगे तो जो क्रोमेटोग्राम आपके सामने बन के आएगा, ये पेपर जो होता है क्रोमेटोग्राम, इस क्रोमेटोग्राम में किसकी क्या पोजीशन होती है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रखना, क्रोमेटोग्राम में कैरोटीन जो होता है येलो येलो ऑरेंज वो सबसे ऊपर आता है। इस क्रोमेटोग्राम में जेंथोफिल येलो होता है जो कि उससे नीचे आएगा। जो आपका क्लोरोफिल ए होता है लाइट ब्लू ग्रीन कलर का, वो उससे नीचे आएगा। क्लोरोफिल बी जो होगा वो येलो ग्रीन कलर का नीचे होगा। तो आपको बता दूं कि एसीटोन और पेट्रोलियम ईथर को लेकर के सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। एसीटोन 90% शायद लेते हैं, पेट्रोलियम ईथर कम लेते हैं, ऐसा कुछ है। तो दोनों का सॉल्यूशन होता है, तो उसमें एक चीज़ ज़्यादा होती है, मे बी पेट्रोलियम ईथर ज़्यादा होता है, एसीटोन कम होता है। तो उसमें सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे आप पालक के पत्ते को लेकर के उसमें जो है घोल लेते हैं, फिर उसको एक पेपर लेते हैं, स्ट्रिप लेते हैं, उस स्ट्रिप पर डालते हैं, तो फिर आपके जो पिगमेंट्स होते हैं वो उस पर रन करते होते हैं, कैपिलरिटी होती है उसमें। उस रनिंग के दौरान आपके जो डिफरेंट टाइप के पिगमेंट है वो अलग अलग डिस्टेंस पर आपके जाकर के कवर करते होते हैं। तो क्रोमेटोग्राम का सवाल जब आता है तो ये पूछेंगे कि कैरोटीन कहाँ जाता है, जेंथोफिल कहाँ जाता है, क्लोरोफिल ए कहाँ जाता है और क्लोरोफिल बी कहाँ जाता है, ये पूछा जाएगा। तो कोशिश करना अगर आपके याद हो जाए तो ये क्रोमेटोग्राम आप बना भी लेना, ठीक है ना। तो ये है कहानी पिगमेंट्स की। यहाँ तक की बेसिक्स जो थे हमने आज इस वीडियो में देखे हैं। इससे अगली वीडियो में आपको मैं पढ़ाऊँगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, लाइट रिएक्शन क्या होती है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। भैया कोशिश करना आप इसको कवर करने की, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं छोटी छोटी सी जो कि डायरेक्ट पेपर में आएंगी, और मैं वही पढ़ाता हूँ बताता हूँ जो डायरेक्ट एग्जाम्स में आता है। फालतू बातें हम नहीं करते हैं, ना ज़्यादा टाइम टेकिंग बनाएंगे। तो काफ़ी काम मैंने कर लिया, मतलब कवर कर रखा है, जिससे कि लगातार वीडियो बनते रहे, और पीछे दिनों नहीं बना पाया हूँ तो अभी आज मैं कोशिश कर रहा हूँ। होप सो, बहुत आशा करूँगा, अपने आप से मतलब मोटिवेशन ला रहा हूँ कि डायरेक्ट वीडियो लाता रहूँगा। तो यहाँ तक ही रहेगी आज की इस वीडियो में। तो अच्छी लगे तो कमेंट करना और अप्रिशिएट कर देना बस कमेंट में जा करके, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए थोड़ा प्रेरित हो जाऊँ, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, थैंक यू सो मच, बने रहेगा मेरे साथ में, टेक केयर।